हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSG Suluja वेलकमिंग यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे हम लोग अपने इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का अमेंडमेंट एक्ट कवर करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और उसमें एक अमेंडमेंट आई थी जो 5 जून 2020 से एप्लीकेबल थी, बट बहुत सारे बच्चों की वो अमेंडमेंट नहीं हो रखी है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू ये भी बहुत हद तक पता लग जाएगा कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसके रिगार्डिंग चल रहा है, ऐसा लॉ में क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारे सिलेबस से वो कितना रिलेवेंट है, हमको उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आपके सामने देखिए, एक्ट का नाम लिखा हुआ है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अगर मैं इसकी अफेक्टिव डेट की बात करूँ कि कब से ये एप्लीकेबल हो चुका है, तो ये फिफ्थ डे ऑफ जून 2020 से, मतलब जून 5 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग ही फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये कानून वापस लिया जाए। अब ऐसा इसमें क्या लिखा है, ऑल्दो हम पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि लॉ में ऐसा पहले क्या था और अब क्या चीज़ ऐड ऑन कर दी गई है। हटाया कुछ नहीं है, एक नया सेक्शन ऐड ऑन कर दिया गया है और उस नए सेक्शन की वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और ऑल्दो मैं बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं, कहते हैं पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेक्शन 3 था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लाया जा रहा था, तो उस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे इंडिया में हम लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भी फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कराना पड़ता था। हम फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑल्सो। और उस टाइम पर लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, एसेंशियल कमोडिटीज़ का एक शेड्यूल है जिसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन से एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, लाइक ऑयल सीड्स, कॉटन, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाला गया। लाइक अभी एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में शेड्यूल को चेंज करके मास्क को भी कवर किया गया, हैंड सैनिटाइज़र को भी कोविड की सिचुएशन में एक एसेंशियल कमोडिटी बनाया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम पे, इस पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लोग इलीगली होल्ड ना करें, उसके ज़बरदस्ती प्राइजेस को ना बढ़ाएं, क्योंकि स्कैरसिटी थी। उस टाइम पर इस पर्टिकुलर लॉ की ज़रूरत महसूस हुई और उस स्कैरसिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल एक्वायर किया ओवर दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। ठीक है, लेकिन आज गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2020, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 65 ईयर्स के बाद ये नया अमेंडमेंट लेकर आए और इस नए अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने इस सिचुएशन को पहले समझा और उन्होंने ये बोला कि ये लॉ लाने का मेन मकसद था उस टाइम की स्कैरसिटी को ख़त्म करना। आज प्रेजेंट टाइम पे इतना इतना इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि आज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बल्कि ऑल्दो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इंडिया में कि हम, इंडिया की पॉपुलेशन तो उसको कंज्यूम कर ही रही है, उसके बावजूद, इंडिया के कंजम्पशन करने के बाद भी हमारा बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो कमियां थी इस पर्टिकुलर लॉ की वजह से, और उस पर्टिकुलर लॉ में वो जो कमियां थी उनको खत्म करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कहते हैं, देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ था। कहते हैं पहले सेक्शन 3 अभी भी है, बट पहले ये सिर्फ सेक्शन 3 हुआ करता था और सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 था। सेक्शन 3 कहता था पावर्स टू कंट्रोल, पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी एज पर सेक्शन 3 कि आपके पास पावर है कि आप कंट्रोल करिए एग्रीकल्चरल एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन को, उनकी सप्लाई को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। और उसके सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ था, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो डू डू। कहते हैं कि उस वहाँ पे लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरी है ऐसा करना, कैसा करना, फॉर मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग सप्लाईज ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। कहते हैं अगर सबसेक्शन 1 में लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है और उसको लगता है कि ये जरूरी है फॉर द मेंटेनेंस और इंक्रीज ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। मेंटेनेंस एंड इंक्रीज ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा ना हो डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो, जिसकी वजह से होगा क्या कि अननेसेसरली प्राइजेस राइज करेंगे। हम लोग ऐसा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ते थे कि डिमांड बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ की है, सप्लाई मार्केट में है नहीं, जिसकी वजह से लोग उसकी प्राइजेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से सप्लाईज को मेंटेन करना होगा, प्रॉपर रेगुलर सप्लाई चाहिए होगी फॉर 365 डेज अ ईयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको मेंटेन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए स्टेप्स ले सकती थी फॉर सिक्योरिंग देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर एक पर्टिकुलर क्लास को वो पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी अवेल कराई जाए, भले वो पुअर हो या रिच, क्योंकि रिच पर्सन के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हायर प्राइसेस में भी खरीदने को तैयार है।
प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास और पुअर पर्सन की है कि उनको अवेल ही नहीं होती वो चीज़ें, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दे आर नॉट हैविंग एनी इनफ मनी टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी। ऑल्दो दैट कमोडिटी इज एसेंशियल, तब भी उनके पास पैसा नहीं है, और इसी वजह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्लस उसकी अवेलेबिलिटी हो एट फेयर प्राइसेस, बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस पे होनी चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ऐड किया गया था, और फॉर सिक्योरिंग एनी एसेंशियल कमोडिटी फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। यार एड ऑन करके ये भी बोला गया था कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एसेंशियल कमोडिटी को सिक्योर करके रखना होगा फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडियन डिफेंस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, तो उसके लिए स्टेप उठाए जा सकते हैं, या किसी मिलिट्री ऑपरेशन में अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको होल्ड करके डिफेंस को दिया जा सकता है। कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं, लाइक सप्लाई मेंटेन करनी है, या फिर अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस लेकर आनी है, या फिर सिक्योर करना है फॉर द एसेंशियल कमोडिटी ऑफ डिफेंस, एसेंशियल कमोडिटी को सिक्योर करके रखना है फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंसिव एक्टिविटीज़, तो इन दैट सिचुएशन इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन। रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग, रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, या हो सकता है बंद भी कर दे, प्रोहिबिट कर दे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स देयर इन का मतलब है इन दीज एसेंशियल कमोडिटीज़। इसी वजह से ये शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि उस शेड्यूल में कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ जो शेड्यूल में लिखी होंगी उन्हीं के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 तो था, ये सेक्शन 3 भी पूरी सही तरीके से था। अब यहाँ पे आ क्या गया, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। अमेंडमेंट एक्ट में लिखा इन सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 आफ्टर सबसेक्शन 1, मतलब ये सबसेक्शन 1 तो था जो हम लोगों ने पढ़ लिया, द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली, कहते हैं एक सेक्शन 1A, मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 1A और ऐड कर दिया गया इन दिस पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट थ्रू दिस एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 था, उसके बाद सबसेक्शन 1A ओवर ऐड कर दिया गया। और इस सबसेक्शन 1A में क्या लिखा, ध्यान से वर्ड्स को पढ़िएगा। कहते लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कहते जो कुछ सबसेक्शन 1 में लिखा हो सब भूल जाओ, जो कुछ सबसेक्शन 1 में लिखा था सब भूल जाओ। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था, कहते सबसेक्शन 1 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो रेगुलेट कर सकती थी, प्रोहिबिट कर सकती थी द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, वहाँ पे वो कंट्रोल कर सकती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ और इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, वो वहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस के लिए ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। कहते हैं वो सब चीज़ें हटा दो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो सारी पावर चली गई। अब यहाँ पे बोले नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कहते जो कुछ सबसेक्शन 1 में लिखा था सब भूल जाइए। कहते हैं द सप्लाई ऑफ सच फूड स्टफ्स, सप्लाई ऑफ सच फूड स्टफ्स, कैसे फूड स्टफ्स, कहते हैं इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, अनियंस, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल्स। तो यहां पे फूड स्टफ्स को कवर किया गया, और इस पर्टिकुलर सबसेक्शन 1A में लिख दिया गया साफ साफ कि ये फूड स्टफ कौन कौन से हैं, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑयल, पोटैटोज, अनियंस। कहते हैं एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, कहते हैं कि इन पर्टिकुलर फूड स्टफ की सप्लाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के रेगुलेट कर सकती है, मे बी रेगुलेटेड ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कहते हैं ये जो फूड स्टफ्स हैं ये भी एक एसेंशियल कमोडिटी है हमारे इंडिया में। अगर हम देखें पोटैटो, अनियंस, एडिबल ऑयल सीड्स, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं। बट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि अगर उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नजर आते हैं तो इन कमोडिटीज की सप्लाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करेगी, इसको रेगुलेट करेगी, अदरवाइज ये फ्री है, आप जैसे इसको यूज करना चाहो वैसे करो। क्या हम एक तरीके से ऐसे बोलते हैं कि सबसेक्शन 1 है ये कहना चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब इन फूड स्टफ्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं रखेगी? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ये एडिबल जो ये फूड स्टफ्स है, एडिबल ऑयल सीड्स है, ऑयल है, पल्सेस है, सीरियल्स है, दालें हैं, पोटैटोज है, अनियंस है, हम इन पे अब कोई रेगुलेशन लेके नहीं आ रहे, फ्रीली ट्रेड करिए, जैसे करना चाहे वैसे करिए, स्टॉक करना है स्टॉक करिए, जिस तरीके से आप इसका प्रोडक्शन करके सप्लाई करना चाहे करिए, कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर। हाँ, नोटिफिकेशन निकाल के अगर हम चाहेंगे तो हम कंट्रोल ला सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो इसको रेगुलेट करना चाहे तो कर सकती है, नोटिफिकेशन निकाल के इन द ऑफिशियल गैजेट। लेकिन वो पर्टिकुलर सिचुएशन कैसी होगी जब वो नोटिफिकेशन निकाल पाएगी? कहते हैं ओनली एंड ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस विच मे इंक्लूड वॉर, फैमीन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। कहते हैं वॉर, इट्स लाइक मतलब वॉर की सिचुएशन में ऐसा हो जाए, इमरजेंसी लग जाती है, तब वहाँ पे ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, अदरवाइज कंट्रोल नहीं करेगी। फेमीन, इट्स लाइक स्कैर्सिटी हो जाती है तो कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट।
थर्ड नंबर लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज की कमोडिटी की प्राइसेस एकदम आसमान छू रही हैं, गवर्नमेंट को लग रहा है कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं, अब गवर्नमेंट बीच में लेकर आएगी अपनी रेगुलेशन और बीच में इसको कंट्रोल करेगी मार्केट को। या फोर्थ नंबर पे लिखा है नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर, बहुत बड़ा कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसकी वजह से सब तितर बितर हो जाती हैं चीजें, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीजें, तो वहां पे गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। इसका मतलब सबसेक्शन 1A में, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1A में गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जितना भी अभी तक हम कंट्रोल एक्वायर करते थे, अब इन फूड स्टफ्स पे हम कोई कंट्रोल एक्वायर नहीं करेंगे। आप जैसे प्रोडक्शन करना चाहें वैसे प्रोडक्शन करिए, जैसे सप्लाई करना चाहे वैसे सप्लाई करिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, हम कोई भी कंट्रोल एक्वायर नहीं करने जा रहे। हाँ, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं जो 4 तरीके के हैं, वॉर, फैमीन, या फिर नेचुरल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, या फिर नेचुरल डिजास्टर ऑफ ग्रेव नेचर, ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम नोटिफिकेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर मार्केट को रेगुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। अब यहां फार्मर्स का कहना था कि भैया अब तो आपने कंट्रोल हटा ही लिया, अब तो जो जितना मर्जी स्टॉक करना चाहे उतना मर्जी स्टॉक करे। देखो आगे लिखा भी हुआ है, कहते हैं एनी एक्शन ऑन इंपोजिंग स्टॉक लिमिट शैल बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज एंड एन ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मे बी इशूड अंडर दिस एक्ट ओनली इफ देयर इज। कहते हैं कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी, कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी स्टॉक पर, कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी, लगाई तब ही जाएगी जब बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज कर जाए, अदरवाइज कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। अभी तक होता था आप होल्ड करके नहीं रख सकते थे स्टॉक को, अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल लगाती थी कि आप इतना ही इतना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को स्टॉक करके रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तभी फार्मर्स का होता क्या था, बम्पर क्रॉप होती थी, एकदम से क्रॉप उगती थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता था, उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती थी क्योंकि वो स्टॉक ही नहीं कर सकते थे, उनको मार्केट में बेचना ही होता था। अब ऐसा हटा दिया गया, अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप स्टॉक करके रखना चाहिए स्टॉक करके रखिए, मिलियंस ऑफ टन स्टॉक करके रखना चाहिए मिलियंस ऑफ टन स्टॉक करके रखिए। गवर्नमेंट कह रही है हम आपके स्टॉकेज पे कोई भी आपकी होल्डिंग पे किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं अनलेस एंड अनटिल स्टॉक होल्ड करने की वजह से प्राइसेस ना राइज करें। अगर प्राइस राइज करेगी तो इंटायर सिचुएशन हम स्टॉक लिमिट पे, आपकी स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल एक्वायर करेंगे, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी स्टॉक होल्ड करके रखना रखो। एक सिचुएशन है जहां पे हम आपकी स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल एक्वायर करेंगे, वो सिचुएशन है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज है क्या, हम कैसे पता करेंगे कि हमारी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में प्राइस राइज हो गया या नहीं हुआ? कहते नीचे देखो लिखा हुआ है, कहते हैं इफ एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा है, कहते हैं इफ 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। ये हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? कहते हैं हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। कहते हैं गवर्नमेंट यहां पे क्या कह रही है कि अगर अगर आपकी कमोडिटी हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में आती है, हम यहां पे बोल देते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, यहां पे लिख लो, एग्जाम पे लिख लो, ज़्यादा इजी याद रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लिख कर आना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये लिख देते हैं, ठीक है। कहते हैं ध्यान से, कहते हैं गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन में आता है, लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की अगर हम बात करें, अगर उसमें 100% इंक्रीज हो जाए इन द रिटेल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो हम ये स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर प्राइजेस, कमोडिटी की प्राइजेस डबल हो जाए तो गवर्नमेंट एक्शन में आ जाएगी, अदरवाइज एक्शन में नहीं आएगी। या फिर क्या बोला गया, और कहते हैं 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ। 50% नॉन पेरिशेबल का मतलब है लंबे समय तक टिक जाएंगे, लाइक राइस, दालें, ये सब तो लंबे समय तक के लिए टिक जाएंगे। कहते हैं यहां पे ऐसे बोला गया कि जो ये नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैं, फूड स्टफ हैं, इनको अगर इनकी प्राइसेस 50% से ज़्यादा राइज कर जाती हैं तो हम स्टॉक पे लिमिट लगाएंगे, अदरवाइज लिमिट नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ये कहना चाहती है क्लॉज बी में कि भैया आप जितना मर्जी होल्ड करके रखना चाहो करके रखो, हम आपकी स्टॉक लिमिट पे तब कंट्रोल एक्वायर करेंगे जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए। हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज है क्या, तो कहते हैं अगर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, अगर उसमें 100% का इंक्रीज हो जाता है इन रिटेल प्राइस, हम कंट्रोल एक्वायर करेंगे, हम बताएंगे कितना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं आप, वहां गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, अदरवाइज गवर्नमेंट एक्शन में नहीं आने वाली। फिर सेकंड नंबर पे ऐसे बोला गया कि अगर नॉन पेरिशेबल फूड स्टफ है, नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ है, लाइक हम लोगों ने एग्जांपल दिया चावल, दालें, तो इन दैट सिचुएशन क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं है, इसलिए बोला गया कि अगर वहां पर 50% से ज्यादा का इंक्रीज हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन हम एक्शन में आएंगे, आपकी स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल एक्वायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि ये लिमिट लगाई इसलिए गई है कि कोई आर्टिफिशियली मार्केट में स्कैर्सिटी क्रिएट ना करे। ये पर्पस है इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को डालने का, ये लिमिट डालने का, कि मार्केट में कोई क्या ना करे, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट ना करे, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट ना करे।
ठीक है, लेकिन उसके आगे और देखिए, कहते हैं 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, फिर साथ में बोला गया 50% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। कहते हैं हम ये 100% रिटेल प्राइस क्या होगा, कहते हैं वो रिटेल प्राइस जो पिछले साल प्रीसीडिंग 12 महीने, पिछले 12 महीनों में जो प्राइस चल रहा होगा, हम उसके बेसिस पे उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, और अगर ये प्राइस है, ठीक है, और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स विच एवर इज लोअर, इसका मतलब हम दो चीजें यहां पे देखेंगे कि इमीडिएटली प्रीवियस 12 मंथ्स में रिटेल प्राइस क्या था, ठीक है, रिटेल प्राइस क्या था, और फिर हम दूसरी चीज में देखेंगे एवरेज रिटेल प्राइस भी निकालेंगे ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा उस लोअर के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि उसमें 100% इंक्रीज हुआ है इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट और 50% इंक्रीज हुआ है ऑन नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटी। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि स्टॉक लिमिट पे प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। एक प्रोवाइजो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, कुछ लोगों को इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के एम्बिट से बाहर रखा गया, और देखिए लिखा प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू। कहते हैं अगर ऐसा गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालती है स्टॉक लिमिट लगाने का, तो ये स्टॉक लिमिट का ऑर्डर अप्लाई नहीं होगा टू अ प्रोसेसर, ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को प्रोसेसिंग में लेकर आता है और उस प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मार्केट में बेचता है। अब क्योंकि वो रॉ मटेरियल को फिनिश कमोडिटी बना रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है तभी मार्केट में बिकेगी, तो उसको तो होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। इसीलिए यहां पे गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइजो में डाल दिया और पहले ही प्रोवाइजो में उसको बोल दिया कि भैया आप तो इस रेगुलेशन से बाहर ही हो जाओ, हम आपके ऊपर तो स्टॉक लिमिट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने वाले। सेकेंड नंबर बोला वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऐसा पार्टिसिपेंट जो कमोडिटी में वैल्यू एक्टिविटीज मतलब वैल्यू एडिशन कर रहा है। अच्छा यहां बताया भी इन्होंने, नीचे देखिए लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब यहां पे कैसी डेफिनेशन हो गई, जो लोग इंक्लूड हो रहे हैं बस इन्हीं को रखिएगा, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, कहते देखिए क्या लिखा है, कहते हैं सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द फील्ड टू फाइनल कंजम्पशन। कहते हैं ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो प्रोड्यूस हुई है उसको फाइनल कंजम्पशन तक कन्वर्ट करते हैं, इन्वॉल्विंग उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वेयर एट ईच स्टेज वैल्यू इज एडेड टू द प्रोडक्ट। और वो हम यहां पे ऐसे बोल रहे हैं कि ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये वो लोग हैं जो एक रॉ मटेरियल को फाइनल कमोडिटी तक प्रोसेस कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल को फाइनल कमोडिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर एज सच कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, लेकिन ध्यान से रखिएगा, पढ़िएगा क्या लिखा है, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू प्रोसेसर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इफ द स्टॉक लिमिट ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड द ओवरऑल सीलिंग ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग। कहते हैं बस स्टॉक उतना मेंटेन वो कर सकते हैं जितना उनका प्लांट उनको कैपेसिटी दे रहा है, मतलब जो उनकी फुलर कैपेसिटी है, जो प्रोसेसिंग की इंस्टॉलेशन उन्होंने की है, जिस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर उन्होंने कोई मशीनरी सेटअप की है, तो इन दैट सिचुएशन जो उनकी फुल कैपेसिटी है उस फुल कैपेसिटी तक तो वो स्टॉक लिमिट करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, और अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक्सपोर्टर है तो जितना वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है या जितनी डिमांड है एक्सपोर्ट की वो उतना होल्ड करके रखे, उतना स्टॉक मेंटेन करके रखे, कोई लिमिट नहीं है, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेशन ऑफ स्टॉक लिमिट से बाहर कर दिया अनलेस एंड अनटिल वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करते। उनकी लिमिट क्या है, कहते हैं जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होल्ड ना करे, अगर एक्सपोर्टर है तो जितनी डिमांड है ऑफ एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा वो होल्ड ना करे। कहने में तो ये सारी बातें बहुत सिंपल लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कानून तो बहुत सही बना यार, कि अगर स्टॉक करना भी है तो एक लिमिट तो लगी हुई है ना चाहते हैं ना चाहते हुए भी। बट बच्चे आप देखो ना, इंडिया में मैनिपुलेशन बड़ी होती है, कैसे पता करेगी सरकार की उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, उसका डिमांड कितना है एक्सपोर्ट का। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को बाहर रख दिया गया है। अब ये जितना मर्जी होल्ड करके रखना चाहें तो करके रखें, अनलेस एंड अनटिल प्राइस राइज नहीं होगी आप होल्डिंग करके रखिए। अच्छा हम ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी की 50 रुपीज़ वैल्यू है और 100% तक की बात कही गई है, मतलब ऐसा बोला गया कि जब ये 100 रुपये का होने लगेगा तब हम बीच में आएंगे और स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल एक्वायर करेंगे। यही तो बोला जा रहा है। कह रहे मान लीजिए कि आपने 12 महीने की रिटेल प्राइस निकाली, 12 महीने की रिटेल प्राइस निकाली, आया मान लीजिए 50 रुपये, फिर आपने एवरेज निकाला पिछले 5 सालों का, मान लीजिए आ गया 55 रुपये, 50 और 55 में विच एवरेज लोअर किया 50 रुपीज़ आ गया। 50 रुपीज़ से आपको कंपेयर करना है, अगर 100% राइस बोलें तो बोलते हैं 100 रुपये हो जाएगा। अब मान लीजिए 90 भी हो गया, तो जिसने आर्टिफिशियली स्कैरसिटी क्रिएट की होगी वो बोलेगा 50 की चीज़ 90 पे हो गई है, इससे पहले 100 हो, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, क्यों ना 90 पे ही भेज देते हैं, 40 रुपये तो प्रॉफिट कमाई दें आर्टिफिशियल स्कैरसिटी के थ्रू।
ये क्वेश्चन बहुत राइज किए गए यहाँ पे। ये फार्मर्स का कहना है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी, और प्राइवेट कंपनीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि स्टॉक नहीं करने दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल एक्वायर करती थी, वो स्टॉक कर ही नहीं पाते थे कमोडिटी को, कोल्ड स्टोरेज बने होते थे, वहाँ माल आ ही नहीं पाता था क्योंकि आप स्टॉक ही नहीं कर सकते थे, एक लिमिट तक का स्टॉक कर सकते थे। बट अब जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एग्रीकल्चरल मार्केट में आएंगे, स्टॉकिंग करेंगे। ठीक है, कहते हैं एक और फर्दर प्रोवाइजो दिया गया और बोला गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेकंड प्रोवाइजो दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी ऑर्डर रिलेटिंग टू पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेड बाय गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी लॉ। कहते हैं जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम देख से बोल सकते हैं राशन की दुकानों पर, जो गवर्नमेंट की राशन की दुकानें हैं उनके ऊपर ये पर्टिकुलर सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। वो जैसे पहले काम कर रहे थे वो वैसे पहले काम करेंगे, वो स्टॉक करके रखना चाहे करके रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अगर हम इसका क्रक्स निकालें और हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी सप्लाई को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने की। बट सबसेक्शन 3A सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1A आया और सबसेक्शन 1A में उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी पावर सबसेक्शन 1 में जो को लिखा है सब हटा दी जाए, और यहाँ पे कुछ फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, पोटैटोज, अनियंस, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एज सच हम कोई भी रेगुलेशन नहीं लेकर आते, कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना आ जाए। 4 तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दी गई, वॉर, फैमिन, स्कैरसिटी की सिचुएशन मतलब सूखापन आ गया, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, या फिर नेचुरल डिजास्टर ऑफ ग्रेव नेचर। ठीक है, उसके बाद स्टॉक लिमिट के रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर ली, वापस से नहीं करवा रहा। अब मैं आता हूँ इसकी एनालिसिस पे, एक बार एक डिटेल्ड एनालिसिस बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कर लेते हैं क्योंकि ऊपर जो लिखा था वो तो लॉ की लैंग्वेज थी, अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। कहते थे एक्सेसिव, अच्छा इसको भी पढ़ाने से पहले मैं नीचे आता हूँ जरा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये रूल पास किया, जब ये लॉ पास किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये लॉ पास किया तो उनका क्या कहने का मतलब था, वो क्या कह के असेंबली में जब पार्लियामेंट में जब ये पर्टिकुलर लॉ पास कराया जा रहा था तो मिनिस्टर क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनिए। कहते थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 वाज लेजिस्लेटेड एट अ टाइम, कहते जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था वो तब लाया गया था व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग अ स्कैरसिटी ऑफ फूड स्टफ ड्यू टू परसिस्टेंट लो लेवल ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, क्योंकि इस टाइम हमारे पास मीन्स ही नहीं थे, हमको पता ही नहीं था प्रोडक्शन करना कैसे, इतनी प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही थी। अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तब हमारे पास, हमारे इंडिया में 32 करोड़ की पॉपुलेशन थी और हम उसको फीड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कहते हैं कि इट एट दैट टाइम इट वाज लेजिस्लेटेड व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग अ स्कैरसिटी ऑफ फूड स्टफ, द कंट्री वाज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट एंड असिस्टेंस, और उस टाइम पे इस 32 करोड़ की पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए हम इंपोर्ट कराते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। ठीक है, टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, कहते हैं उस टाइम पे लोग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें फूड स्टफ की, क्योंकि उसकी कमी थी, और फूड स्टफ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 वाज एनैक्टेड। ठीक है, कहते हैं नाउ, लेकिन आज आफ्टर अराउंड 65 ईयर्स, 65 साल के बाद, कहते हैं नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। अ नोट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक नोट प्रिपेयर किया और उन्होंने बोला फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज इंक्रीज 10 टाइम्स from less than 10 million tons in 1955-56 to more than 100 million tons in 2018-19। कहते हैं अगर हम पुराने टाइम से आज के प्रोडक्शन को कंपेयर करें तो पहले जितना हम व्हीट का, गेहूं का जितना प्रोडक्शन करते थे, आज 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका है। पहले जहां हम खाली 10 मिलियन टन भी नहीं प्रोडक्शन कर पाते थे व्हीट का, आज हम 100 मिलियन टन से ज़्यादा कर रहे हैं। वाइल द प्रोडक्शन ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज मोर देन 4 टाइम्स, पहले चावल हमारे यहाँ पे उगता था सिर्फ 25 मिलियन टन, अब वो बढ़कर हो चुका है 110 मिलियन टन से ज़्यादा इसी 65 सालों में। कहते हैं अब सिचुएशन यहाँ पे ऐसे आ चुकी है, द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इज इंक्रीज 2.5 टाइम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम, और आज प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, इनफैक्ट इंडिया हैज़ नाउ बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जहां एक टाइम पे हम इंपोर्टर हुआ करते थे, आज हम एक्सपोर्टर हो गए। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो चुकी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाने का जो मेन पर्पस था, अब वो पर्पस ही खत्म हो गया एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि वो पर्पस ही खत्म हो गया तो इन दैट सिचुएशन क्यों ना उसमें चेंजेस किए जाए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए और उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को अब ग्रो करना है, प्राइवेटाइजेशन आएगी और बेटर तरीके से ग्रो होगा। ठीक है, कहते हैं देखिए क्या लिखा है, अब पढ़ते हैं। डी रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ, कहते हैं कुछ फूड स्टफ ऐसे थे जिन पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था, अब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल वापस ले लिया, डी रेगुलेट कर दी है मार्केट, पहले रेगुलेट की थी अब डी रेगुलेट कर दी। कहते थे एक्सेसिव रेगुलेटरी रिजाइम प्रोवाइड डिट्रीमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रेगुलेटरी रिजाइम, जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो नहीं होने दे रहे। ठीक है, इसी वजह से अमेंडमेंट लाई गई और सबसेक्शन 1A टू सेक्शन 3 ऐड
किया गया। कहते द ओरिजिनल सेक्शन 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब सेक्शन 1 में। इट सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे रेगुलेट और प्रोहिबिट द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एसेंशियल कमोडिटीज। हम पढ़कर आए थे द गवर्नमेंट में डू सो, कह रहे हैं गवर्नमेंट तब रेगुलेट करती थी जब गवर्नमेंट को लगता था इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग सप्लाईज और इंश्योरिंग इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एट फेयर प्राइसेस और सिक्योरिंग सच कमोडिटीज फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। हम ये 3 रीजन पढ़कर आए थे सब सेक्शन 1 में। कहाँ पढ़कर आए थे? सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं लेकिन अब अमेंडमेंट जो आई वो अमेंडमेंट क्या कहती है? कहते द अमेंडमेंट स्टेट्स दैट सप्लाई ऑफ फूड स्टफ इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, अनियंस, एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल्स मे ओनली बी रेगुलेटेड। कहते हैं इनका रेगुलेशन तो होगा लेकिन कब? ओनली एंड ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक वॉर, फेमीन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। अब कहीं गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये ग्रेव नेचर की नेचुरल कैलेमिटी है क्या, कहीं नहीं एक्सप्लेन किया। स्टॉक लिमिट पे का मैंने आपको इतना बड़ा लूपहोल दिखा दिया कि लोग आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का कैसे यूज करेंगे। 50 की चीज जब 100 पे होएगी तब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। 90 तक तो लेकर जा सकते हैं, 95 तक तो लेके जा सकते हैं। कहते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डू दिस, कहते हैं अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहे कर सकती है बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ एंड देयर अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइस इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस एज अगेंस्ट रेगुलर रूटीन रेगुलरिज्म। कह रहे हैं जो पहले अगर हम इस अमेंडमेंट से पहले की बात करें तो ये जो सिचुएशन थी रेगुलेशन की ये परमानेंटली चलती रहती थी, बट आज ये परमानेंटली नहीं चलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में चलेगी। फिर सेकेंड पॉइंट डाला गया कि जो क्लॉज 2 था, क्लॉज बी था, रिमूवल ऑफ स्टॉक लिमिट एक्शन। अब कोई स्टॉक लिमिट पे कोई कंट्रोल नहीं है, तभी लिखा द लॉ नाउ स्टेट्स दैट एनी एक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्राइस राइज। अब हम प्राइस राइज के बेसिस पे चेक करेंगे और ये हम लोग ऑलरेडी लिमिट पढ़ चुके हैं ऊपर। हाउएवर, लेकिन ध्यान से देखिए किसको किसको अलग रखा गया था? प्रोसेसर्स और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को अलग रखा गया था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टॉक लिमिट अगर उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होती और उनके एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं होती। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस और टीपीडीएस को भी बाहर रखा गया था, राशन दुकानों को भी बाहर रखा गया था। ठीक है, अब हम अपना क्रक्स निकालते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है? द अमेंडमेंट ऑन वन हैंड डीरेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड स्टफ। बिल्कुल सही बात है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इट हैज़ ऑल्सो ओपन द फ्लड गेट्स फॉर स्टॉकिंग which will lead to harnessing of economies of scale and attract private foreign direct investment। और यही तो लाने का मेन रीज़न था, प्राइवेट बॉडीज़ आएंगी। और ये पहले क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि पहले स्टॉक लिमिट पे कंट्रोल था, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हुए थे। डिफिकल्ट था प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करना, प्रॉफिट ही नज़र नहीं आता था। अब आएगा, अब आएगा। ठीक है, नाउ विद द एडवेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, कहते हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी इन द कोल्ड स्टोरेज। बिल्कुल आएगी, क्यों? क्योंकि अभी तक तो स्टॉक कर नहीं सकते थे बट अब तो कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया विद द एडवेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, द फार्मर विल बी सेव फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बम्पर क्रॉप। जहां पहले लोगों को नुकसान हो रहा था, फार्मर्स को नुकसान हो रहा था क्योंकि उनकी बम्पर क्रॉप निकलती थी, वो स्टॉक नहीं कर पाते थे क्योंकि उस पर लिमिट थी। अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वो स्टोर करके रखना चाहें स्टोर करके रखें, जब उनको बेटर प्राइसेस मिल रहे होंगे वो तब बेचेंगे। स्पेशली ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, क्योंकि कमोडिटीज पेरिशेबल हो जाती थी, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखी जाती थी, जिससे कि जब जरूरत पड़ेगी तब काम आ जाए। ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द अमेंडमेंट? कहते हैं अब जो ये अमेंडमेंट आई है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? द की चेंजेस सीक टू फ्री एग्रीकल्चरल मार्केट्स फ्रॉम द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय परमिट्स एंड मंडीज। कहते हैं जो ये अमेंडमेंट लाई गई है इसका मेन रीजन ये है कि एग्रीकल्चरल मार्केट को अब हम जो परमिट्स, जो मंडीज जहाँ पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी उनसे बाहर निकालें, क्योंकि दोज वर ओरिजिनली डिजाइन फॉर एन एरा ऑफ स्कैर्सिटी एंड इट गोज अ स्टेप अहेड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट बेस्ड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय एलिमिनेटिंग एंड इरेडिकेटिंग द आउटलिव्ड स्टैट्यूटरी चेक्स एंड कंट्रोल। और पहले क्या होता था कि स्कैर्सिटी की सिचुएशन थी, तब ये मंडीज और ये परमिट्स लाए गए थे, बट आज क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस वजह से आज इन रेगुलेशंस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर ऐसा होता है, ये अमेंडमेंट आ चुकी हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलती रहती हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा इन द वैल्यू चेन ऑफ कमोडिटीज़ एंड इट रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल सच एज सीरियल्स, पल्सेस, इन सब में, क्योंकि इन सब मार्केट्स में बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। While the purpose of the act was originally to protect the interest of consumers by checking illegal trade practice such as hoarding, कहते हैं मेन पर्पस इस लॉ का क्या था कि कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। इट हैज़ नाउ बिकम अ हर्डल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाह रहे थे। ऑल्दो एक्ट का जो मेन पर्पस था वो पर्पस तो कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही थी।
एंड इन द पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन पर्टिकुलर। और एग्रीकल्चरल सेक्टर उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहा था जिस लेवल पे ग्रो हो जाना चाहिए था। देयरफॉर द प्राइवेट सेक्टर हैड सो फार, अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर था वो हेजिटेट करता था अबाउट इन्वेस्टिंग इन कोल्ड चेन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल आइटम, एज मोस्ट ऑफ दीज आइटम्स वर अंडर द एम्बिट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि सारी कमोडिटीज़ जो कोल्ड स्टोरेज में आने वाली हैं उन वो सब तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आ जाती हैं और वहाँ पे हम स्टॉक नहीं कर सकते एंड कुड अट्रैक्ट सडन स्टॉक लिमिट्स। देयरफॉर द अमेंडमेंट सीक्स टू एड्रेस सच कंसर्न। इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स लेकर आए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिकली ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट ठीक है या गलत है, मैंने आपको ये बता दिया, लॉजिक बता दिया कि क्यों ये अमेंडमेंट लाई गई, इसके पीछे रीज़न क्या था, और हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर जो एनालिसिस है वो आपके समझने के लिए है। तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे था, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लियर हो गया कि जो सबसेक्शन 1A है ये क्या है, क्यों ऐड किया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय।